नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरंभ 2.0 बैच की शुरुआत हो चुकी है। आज हम एनपीए के पार्ट सेकंड पे हैं। अगर आपने अब तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो अभी आप जो है ऊपर दिए गए लिंक में जाके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। आइए, अब हम जानेंगे एसेट क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लोन अकाउंट। टाइप ऑफ एसेट, लोन एसेट अकाउंट जो होते हैं वो कितने टाइप के, इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्टैंडर्ड अकाउंट, इनको डिवाइड किया गया है स्टैंडर्ड अकाउंट, सब स्टैंडर्ड, इनको लोन अकाउंट भी बोल सकते हैं या एसेट भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड एसेट जो हमने जो है लोन दे रखा है, दैट इज द अवर एसेट। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। इस तरीके से हमारी एसेट को चार पार्ट्स में हमने जो है डिवाइड किया गया है। फिर हम बात करते हैं एनपीए की। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है, जो हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है, जिसपे हमारा इंटरेस्ट या प्रिंसिपल हमें नहीं मिल रहा है। ऑल एसेट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एनपीए, यानी स्टैंडर्ड को छोड़ के जो भी एसेट हैं ये सभी क्या कहलाएंगी? एनपीए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल और लॉस एसेट, ये सारी की सारी क्या है? एनपीए है। और इनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कहां से स्टार्ट होगी? सब स्टैंडर्ड से। अब हम सब स्टैंडर्ड एसेट को जो है डिस्कस करेंगे। When a loan account first become NPA, जब पहली बार कोई अकाउंट एनपीए बनता है तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी के अंदर वो जाता है। फिर वो शिफ्ट होता है वहां पे सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में या फिर लॉस के अंदर। यानी सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है सब स्टैंडर्ड एसेट। इट स्टे इन दिस कैटेगरी अप टू 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट बिकम एनपीए। और ये इस कैटेगरी के अंदर, सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर, अगर वो रिकवरी इसमें नहीं होती है तो 12 मंथ तक इस कैटेगरी में रहेगा और उसके बाद जो है अगली कैटेगरी में ये चला जाए। लेकिन एक और खास बात है, अगर कोई अकाउंट इरेगुलर है, आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यू है, तो सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड में आने से भी पहले इसकी सब कैटेगरी एसएमए के अंदर वो आए। यानी कोई अकाउंट जब भी इरेगुलर बनता है, ओवरड्यू होता है या आउट ऑफ ऑर्डर बनता है। ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उसके गो थ्रू हों वीडियो के थ्रू। मैंने यहाँ पे आपको बताया, जब भी कोई अकाउंट इरेगुलर, ओवरड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो सबसे पहले इन इसकी कैटेगरी के अंदर आता है, वो एसएमए बनता है। एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। कई बार तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एसएमए की फुल फॉर्म क्या है, तो एसएमए की फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। यानी वो एसएमए बनता है विद इन सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी सब स्टैंडर्ड के लिए एक सब कैटेगरी है। अब बात ये है कि वो एसएमए के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है। एसएमए के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, एसएमए जीरो, एसएमए वन और एसएमए टू। अगर आपको चार ऑप्शन दे दी जाए कि इनमें से कौन सी एसएमए की कैटेगरी है या नहीं है, तो वो आप इजीली बता पाएंगे, क्योंकि एसएमए की तीन कैटेगरी होती हैं, एसएमए जीरो, एसएमए वन और एसएमए टू। अब कोई भी अकाउंट एसएमए जीरो में कितने दिनों तक रहता है? तो ये रहता है, अकाउंट डे फर्स्ट से लेके 30 तक एसएमए जीरो में होगा। डे फर्स्ट से लेके 30th डे तक अकाउंट रहेगा एसएमए जीरो के। और डे 31st से लेके 60th डे तक वो रहेगा एसएमए वन के। और अगर इरेगुलरिटी पीरियड जो है उसका
61 डे से लेके 90th डे है, तो इसको SMA-2 के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, SMA-2 ट्रीट किया जाएगा। और जब उसका पीरियड इरेगुलरिटी का पीरियड मोर देन 90 डे हो जाता है, तो अकाउंट SMA ना होके NPA बन जाता है और वो इसकी फर्स्ट कैटेगरी जो कि सब स्टैंडर्ड है इसमें ट्रांसफर हो जाता है। यानी अगर किसी अकाउंट में इरेगुलरिटी पीरियड जो है 1 दिन से लेके 30 डे तक रहेगा, तो वो अकाउंट SMA-0 बोला जाएगा। और अगर उसका इरेगुलरिटी पीरियड 31st से लेके 60 डे है, तो उसको SMA-1 बोला जाएगा। और अगर उसका इरेगुलरिटी पीरियड 61 डे से लेके 90th डे है, तो उसको SMA-2 काउंट हम करेंगे। उसके बाद 90 फर्स्ट डे, सॉरी, मोर देन 90 डे यानी 91st डे पे क्या बन जाएगा, वो NPA बन जाएगा और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर ट्रांसफर। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो अकाउंट सब ये एनपीए की जो है फर्स्ट कैटेगरी हम इसको कह सकते हैं। और या फिर ये भी कह सकता हूँ कि इरेगुलरिटी या ओवरड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर पोजीशन अगर उसकी मोर देन 90 डेज रहती है, यानी ये भी मैं कह सकता हूँ इरेगुलरिटी पीरियड, ओवरड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर पोजीशन अगर उसकी मोर देन 90 डेज रहती है, तो वो अकाउंट क्लासिफाई हो जाएगा सब स्टैंडर्ड ऑन 91st डे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डाउटफुल एसेट। इफ एन अकाउंट रिमेन एनपीए और सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी अकाउंट अगर उसकी इरेगुलरिटी 12 मंथ की है तो वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। जैसे ही उसके इरेगुलरिटी पीरियड मोर देन 12 मंथ हो जाएगा, तो वो अकाउंट ट्रीट करेगा डाउटफुल एसेट के अंदर। अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर मोर देन 12 मंथ रहता है, तो इसको डाउटफुल कैटेगरी के अंदर जो है क्वालिफाई करेगा। और डाउटफुल कैटेगरी के अंदर भी 3 कैटेगरी है। डाउटफुल एसेट की भी 3 कैटेगरी है। DF1, जिसको हम DB1 भी बोल देते हैं। और ये जो है डाउटफुल कैटेगरी अप टू 1 ईयर, 1 साल तक ये जो है DF1 के अंदर, डाउटफुल 1 के अंदर रहेगा। और DF2 का मतलब है अगर कोई अकाउंट 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक है, तो वो अकाउंट DB2 के अंदर रहेगा। और DB3 का मतलब हुआ अगर कोई अकाउंट डाउटफुल कैटेगरी के अंदर मोर देन 3 ईयर है, तो वो DB3 के अंदर जो है अकाउंट कहलाएगा। ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि डाउटफुल 1 जो है वो अकाउंट 1 ईयर के लिए रहता है। कोई भी अकाउंट डाउटफुल 1 कैटेगरी DF1 या DB1 के अंदर 1 साल तक रहेगा। DB2 के अंदर जो है कोई भी अकाउंट मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर यानी 2 ईयर तक जो है इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और मोर देन 3 ईयर जो है यहाँ पे अब नहीं, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई लाइफ पीरियड नहीं है इसका कि कब तक रहेगा। ये अनसर्टेन है जब तक कि उसके अंदर कोई रिकवरी ना आ जाए, कोई राइट ऑफ ना हो जाए, या ये जब तक जो है DF3 के अंदर आउटस्टैंड करेगा। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ एसेट। अगर कोई बैंक का अगर कोई बैंक ऑडिटर और आरबीआई को ये पता लगता है कि मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड, कि मनी जो है इससे रिकवर नहीं हो सकती, इस खाते के अंदर से जो है पैसा आ नहीं सकता, एंड लॉस इज कंफर्म, और लॉस हमें कंफर्म हो जाए, बट द अकाउंट इज नॉट येट फुली रिटर्न ऑफ, लेकिन फुली रिटर्न ऑफ ना किया गया अकाउंट, तो ऐसे अकाउंट को हम लॉस एसेट कहते हैं और लॉस अकाउंट कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ लॉस ऑफ सिक्योरिटी द अकाउंट डायरेक्टली और इमीडिएटली बिकम, अगर मान लीजिए कोई अकाउंट है वो, अगर कोई अकाउंट है वो स्टार्टिंग से तो जो है उसके अंदर सिक्योरिटी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ उसके अंदर जो है अगर सिक्योरिटी का लॉस हो जाता है, तो वो अकाउंट डायरेक्टली जो है या तो डाउटफुल बन जाएगा या क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा।
अगर कोई अकाउंट इनिशियली जो है फुल्ली सिक्योर्ड था, लेकिन सब्सिक्वेंटली देयर इज ए लॉस ऑफ सिक्योरिटी मोर देन 50% और लेस देन 90%, यानी मोर देन 50% अगर किसी सिक्योरिटी लोन के अंदर सिक्योरिटी का लॉस हो जाए, मोर देन 50% लॉस का मतलब हुआ सिक्योर्ड बैलेंस जो है उसके अंदर कितना बचा, लेस देन 50%। अगर किसी अकाउंट के अंदर सिक्योर्ड बैलेंस लेस देन 50% बना बचा, तो वो अकाउंट डायरेक्टली जो है डाउटफुल कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। इसी तरीके से अगर कोई अकाउंट स्टार्टिंग से तो फुल्ली सिक्योर्ड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, लॉस ऑफ सिक्योरिटी होगा मोर देन 90%, इसका मतलब सिक्योर्ड वैल्यू बैलेंस जो है कितना बचा उसके अंदर, सिक्योर्ड बैलेंस इन अकाउंट क्या बचा, लेस देन 10% बचा, तो वो अकाउंट डायरेक्टली लॉस एसेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इनिशियली तो वो अकाउंट क्या था, फुल्ली सिक्योर्ड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके अंदर सिक्योरिटी लॉस हो। आइए हम जो है वन स्क्रीन पे इसको जो है समझ लेते हैं पूरी बात को। सब स्टैंडर्ड के अंदर जैसे हमने बताया था, एसेट की चार, लोन अकाउंट की एसेट की चार कैटेगरी होती हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, जिसमें से तीन कैटेगरी जो होती है वो होती है एनपीए की, जिसके अंदर से पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड। और कोई भी अकाउंट इरेगुलरिटी पीरियड 12 मंथ का रहेगा तब तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा, और ये फर्स्ट स्टेज होती है एनपीए की। जैसे ही 12 महीने से ज्यादा का इरेगुलरिटी पीरियड होगा, वो अकाउंट डाउटफुल वन में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पे 1 साल तक के लिए रहेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि एनपीए 1 साल से ज्यादा और 2 साल तक जो है अकाउंट रहेगा डाउटफुल वन के अंदर। इसी तरीके से अगर इरेगुलरिटी पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर, यानी डाउटफुल अगर मोर देन 1 ईयर और अप टू 3 ईयर रहेगा, तो वो डाउटफुल 2 में रहेगा, और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर जो रहेगा वो डाउटफुल 3 अकाउंट के अंदर रहेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको, एनपीए बने हुए 4 साल से ज्यादा जिसको हो गए वो डाउटफुल 3 में रहेगा। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका जो है लाइफ पीरियड क्या हो जाता है, अनसर्टेन है, पता नहीं ये कब जो है कब तक यहाँ पे ये रहेगा। यानी जब तक उस अकाउंट के अंदर रिकवरी नहीं आती, जब तक उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता, तब तक ये जो है DB3 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, आउटस्टैंड करेगा। और लॉस ऑफ एसेट की जो हमने बात की थी वो किसी भी वक्त हो सकता है। कब होगा, जब रिकवरी उसके अंदर पॉसिबल ना हो, या फिर सिक्योरिटी की वैल्यू जो है, जो अकाउंट स्टार्टिंग में इनिशियली तो जो फुली सिक्योर्ड हो, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का लॉस हो जाए और सिक्योरिटी वैल्यू 10% से कम बच जाए, तो ऐसे अकाउंट को लॉस अकाउंट या लॉस एसेट हम कहेंगे। सिक्योरिटी वैल्यू जो है लेस देन 10% रह जाए तो क्लासीफाई एज लॉस अकाउंट एसेट इमीडिएटली, तो अकाउंट जो है इमीडिएटली लॉस एसेट में चला जाएगा। और अगर उसकी सिक्योरिटी वैल्यू 10 से 50% के बीच है, तो वो अकाउंट डायरेक्टली डाउटफुल में चला जाएगा। आरबीआई हालांकि एडवाइस करता है कि इस अकाउंट ऐसे अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाए, और अगर किसी कारण से बैंक राइट ऑफ नहीं कर पा रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो है 100% का प्रोविजन उसको करना पड़ेगा। हालांकि सिक्योरिटी वैल्यू जो है इसको एसरटेन करने के लिए आरबीआई की जो है कुछ गाइडलाइंस है। उसकी गाइडलाइन के हम कैसे एसरटेन करते हैं कि जो है इसके अंदर फुल्ली सिक्योरिटी जो अवेलेबल है कि नहीं है, ये देखने के लिए जो है बैंक जो स्टॉक ऑडिट जो है टाइम टू टाइम कंडक्ट कराता रहता है। और एनपीए अकाउंट में अगर स्टॉक ऑडिट जो है करवाना, देखिए स्टॉक ऑडिट की हम बात कर लेते हैं, अभी टॉपिक चल पड़ा है तो स्टॉक ऑडिट एक बैंक एज पर आरबीआई गाइडलाइन बैंक के लिए एनपीए अकाउंट में स्टॉक ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है इफ अगर उसका हमारा एक्सपोजर जो है 5 करोड़ एंड अबो हो।
बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें सभी एनपीए अकाउंट में स्टॉक, उन सभी एनपीए अकाउंट में स्टॉक ऑडिट करवाना मैंडेटरी है अगर हमारा एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ऊपर है। इससे जो है किसी भी अकाउंट में प्रॉपर सिक्योरिटी अवेलेबल है कि नहीं है ये हमें पता लग जाता है। इसके लिए जो है बैंक जो है स्टॉक ऑडिट करवाता है। कई बार तो स्टॉक ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो है लिमिट कितनी है, तो लिमिट है स्टॉक ऑडिट की 5 करोड़ एंड अबव। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग की। देखिए प्रोविजनिंग जो है क्यों किया जाता है, प्रोविजन का जो पर्पज जो है ना, अगर हम ये मान के चले कि फ्यूचर में जो है लोन लॉसेस होंगे, हमें ऐसा आइडिया है कि फ्यूचर में जो है लोन लॉसेस होंगे, तो उनको मीट करने के लिए यानी उनको राइट ऑफ करने के लिए हम नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में से कुछ पैसा डेबिट करते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं एक सेपरेट फंड में, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनिंग ऑन एनपीए अकाउंट कह सकते हैं। यानी प्रोविजन का पर्पज है अगर फ्यूचर में लोन लॉसेस जो होंगे तो उनको मीट करने के लिए जितनी भी प्रोविजनिंग हम करते हैं वो जो है अकाउंट क्लासिफिकेशन के बेस पे होती है। यानी अभी जैसे सब स्टैंडर्ड के अंदर अलग प्रोविजनिंग होगी, उसके बाद सब स्टैंडर्ड के अंदर अलग स्टैंडर्ड के अंदर अलग प्रोविजनिंग, सब स्टैंडर्ड के अंदर अलग प्रोविजनिंग, डाउटफुल के अंदर अलग प्रोविजनिंग और लॉस के अंदर अलग प्रोविजनिंग। ये जो है इसकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगी कि किस तरह के रेट जो है इसके ऊपर लगे। अब हम प्रोविजनिंग के रेट की बात करते हैं। होम लोन, होम लोन वेयर एलटीसी नहीं है एलटीवी, लोन टू वैल्यू इज विद इन आरबीआई स्टेपुलेटेड लेवल। सभी होम लोन जो आरबीआई की जो है एलटीवी स्टेपुलेटेड लेवल पर है उनमें आपका जो है प्रोविजन का परसेंटेज रहेगा 0.25%। यानी जहां लोन टू वैल्यू रेशियो जो है विद इन आरबीआई स्टेपुलेटेड लेवल है तो वहां पे आपका प्रोविजन स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा 0.25%। फार्म क्रेडिट इन एग्री एंड एमएससी यानी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, उसके अंदर आपका प्रोविजन रहेगा 0.25%। हाउसिंग टीजर रेट के अंदर की हम बात करें, होम लोन टीजर रेट की हम बात करें तो वहां पे आपका प्रोविजन रहेगा 2%। टीजर रेट वो होते हैं ऐसे लोन जिसमें बिगिनिंग में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है रिस्क की सिचुएशन और ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि उसकी जो है क्या हो जाती है ईएमआई जो है बाद में बढ़ जाएगी। इसके कारण उसका प्रोविजनिंग कितना है 2% यानी हायर साइड। अदर लोन के अंदर जो अदर जो स्टैंडर्ड एसेट है स्टैंडर्ड लोन है उसके अंदर जो है 0.40 की प्रोविजनिंग होगी। सीआरई कमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल की हम बात करें रेजिडेंशियल हाउसिंग की तो वहां पे प्रोविजन रहता है 0.75%। और जो कमर्शियल रियल एस्टेट शॉप या ऑफिस के लिए है वहां पे हायर साइड रहता है 1%। और रिस्ट्रक्चर लोन के अंदर स्टैंडर्ड एसेट जो है यानी जो हमने स्टैंडर्ड लोन को रिस्ट्रक्चर किया है तो उसका प्रोविजनिंग रेट हायर और हायर साइड पे रहेगा क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है, दैट इज द 5%। तो हो सकता है पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर मैं ये कहूँ क्लरिकल के अंदर या फिर ऑफिसर वन के अंदर तो डायरेक्ट भी कोई पूछा जा सकता है, लेकिन हायर साइड में जो स्केल है उनके अंदर हो सकता है इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए। अभी हम एक एग्जाम्पल भी जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए होम लोन जो है आरबीआई स्टिपुलेटेड लेवल जो है एलटीवी हो तो वहाँ पे 0.25%, फार्म क्रेडिट एग्री और एमएससी के अंदर 0.25%, हाउसिंग जो टीजर रेट के अंदर 2%, अदर लोन के अंदर 0.40%, सीआरई यानी कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल के अंदर 0.75% और शॉप या ऑफिस हो तो 1%, रिस्ट्रक्चर के अंदर 5%। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लोन का अमाउंट है आपका
लोन अमाउंट इज 10 लाख, लोन अमाउंट इज 10 लाख। तो वहां पे आपको अगर बताना हो कि फार्म क्रेडिट इन एग्रीकल्चर के अंदर जो है, फार्म आपको क्या बताना, लोन का अमाउंट है 10 लाख, फार्म क्रेडिट इन एग्री, तो आपको बताना है इसका प्रोविजन कितना होगा। फार्म क्रेडिट इन एग्री के अंदर प्रोविजन कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोविजन होता है वो पूरे अमाउंट पे होता है, पूरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होता है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए फार्म एग्री क्रेडिट इन एग्री के अंदर कितना परसेंट आपको जो है प्रोविजन करना है। तो देखिएगा 10 लाख इंटू 0.25% होता है, इसको 25 कर लेते हैं। 0.25% है उसकी डबल, और परसेंटेज के लिए 100 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2500 आ गया इसका आंसर। 2500 जो है इसका प्रोविजन होगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमने जो एक एग्जांपल कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड के अंदर हमने देख लिए, अब हम सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करेंगे। यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी है, सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड, अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड और इंफ्रा, अनसिक्योर्ड इंफ्रा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा हो सकता है सब स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या हो सकता है, कुछ पार्ट सिक्योर्ड हो सकता है और कुछ अनसिक्योर्ड। क्या हो सकता है, कुछ पार्ट सिक्योर्ड हो सकता है और कुछ अनसिक्योर्ड। मान लीजिए वहां पे कोई अमाउंट है आपका 10 लाख का, तो उसमें से हो सकता है कि 5 लाख रुपीज सिक्योर्ड अमाउंट हो, तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया, बाकी बचा 5 अनसिक्योर्ड हो गया। लेकिन हमें अनसिक्योर्ड के अंदर इस सब स्टैंडर्ड के अंदर जो है सिक्योर्ड, डो नॉट बाय फॉरगेट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बैलेंस। हमें ध्यान देना है सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर प्रोविजन करते हुए हमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बाइफरगेट नहीं करना है। तो बात आती है कि अगर हमें बाइफरगेट नहीं करना है तो हमें पता कैसे लगेगा कि सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड कौन सा है और अनसिक्योर्ड कौन सा है। अभी हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड की, पहले बात करते हैं फिर हम सिक्योर्ड आपको सुनाते हैं। अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट वे अकाउंट है जहां सैंक्शन के टाइम से ही सिक्योरिटी जो है लेस देन इक्वल टू 10% है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। यानी ऐसे लोन जहां पे सिक्योरिटी की वैल्यू जो है, या तो मैं ये कह सकता हूं जहां सिक्योरिटी की वैल्यू मैक्सिमम 10% है, या फिर मैं ये कह सकता हूं जहां पे सिक्योरिटी की वैल्यू जो है 10% लेस देन इक्वल टू 10% है, तो उसको हम सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। तो उसके अगेंस्ट में हमें प्रोविजन करना है 25% का। अब सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अदर देन अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड ऑल आर सिक्योर्ड, अदर देन अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट आर सिक्योर्ड एसेट विद इन सब स्टैंडर्ड एसेट। यानी अगर हमारी सिक्योरिटी 10% या उससे कम है वेरी बिगिनिंग से, देखिए लॉस एसेट, और यहाँ पे कई बार डाउट हो जाता है, लॉस एसेट के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग से हमारा लोन जो होता है फुली सिक्योर्ड होता है, लेकिन किसी वजह से सिक्योरिटी की वैल्यू अगर 10% से कम रह जाती है तो लॉस के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग से ही अगर 10% से कम सिक्योरिटी हमने ले रखी है तो अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड के अंदर होगा, और अगर ये रूल लागू नहीं होता तो सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड के अंदर होगा। अगर वही लोन अनसिक्योर्ड इंफ्रा का लोन है तो वहां पे जो है आपका प्रोविजन का परसेंटेज रहेगा 20%।
आइए इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सिक्योर्ड कैटेगरी के अंदर हमारा परसेंटेज कितना रहेगा 15%, और अनसिक्योर्ड के अंदर कितना रहेगा 25%, इंफ्रा के अंदर कितना रहेगा 20%। यही किया हमने। अब मान लीजिए कहीं पे बैलेंस जो है 10 लाख है। कितना है? 10 लाख है। और सिक्योरिटी वैल्यू कितनी है वहां पे? सिक्योरिटी वैल्यू इज 8 लाख सिंस सैंक्शन। 8 लाख सिंस सैंक्शन। सैंक्शन से ही जो है सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी थी? 8 लाख। अब आपको ये बताना है, सोचना है कि ये जो है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड। सब सब स्टैंडर्ड के अंदर क्या आएगा? सिक्योर्ड आएगा कि अनसिक्योर्ड आएगा? 10 लाख का लोन है, 8 लाख की जो है वहां पे सिक्योरिटी है, तो ये जो है क्या माना है? सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% से ज्यादा की सिक्योरिटी है, बल्कि ये तो और भी ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको प्रोविजन कितना बनेगा? 10 लाख, और इसका कितना करना है? 15%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.50 लाख आपका प्रोविजन हो जाएगा। इसके अंदर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, देखिए। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है 10 लाख का बैलेंस है आपका। क्या है यहाँ पे? 10 लाख का बैलेंस है, और सिक्योरिटी वैल्यूज है, मान लीजिए यहाँ पे 8 लाख हमने ली थी, तो यहाँ पे मान लीजिए 0.80 लाख, यानी 80,000 रुपए वहां पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है फ्रॉम सिंस बिगिनिंग। तो देखिए, एक 10 लाख रुपए का 10% 1 लाख रुपए होता है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी वैल्यू कितनी है? 80,000 ओनली। यानी इसकी सिक्योरिटी जो है सिंस बिगिनिंग जो है 10% से कम थी, तो इसको हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड एसेट्स। क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड एसेट। इसके ऊपर प्रोविजन कितना होगा? तो देखिए, इसके अंदर प्रोविजन होगा 10 लाख इंटू 25%। ये जो है इसके ऊपर प्रोविजन। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 2.5 लाख रुपए, 2.50 लाख रुपीज जो है इसका प्रोविजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंस बिगिनिंग जो है 10% से कम की सिक्योरिटी थी, और यहाँ पे जो है 10% से ज्यादा की थी, इसलिए जो है 15% वहां पे था। अगर इंफ्रा होता तो वहां पे 20% लगता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है दोस्तों क्लास समझ आ रही है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो है मुझे बता सकते हैं। तो प्रोविजनिंग के ऊपर थोड़ा और देखते हैं। प्रोविजनिंग नोन फॉर डाउटफुल एसेट। प्रोविजनिंग नोन फॉर यहाँ पे आएगा डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट की प्रोविजनिंग जो है क्या रहेगी? डाउटफुल वन कैटेगरी के अंदर कोई अकाउंट है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमने सब स्टैंडर्ड एसेट में बोला था कि आपको बाइफर्केशन नहीं करना है, यहाँ पे उसका उल्टा रूल है। डाउटफुल एसेट के अंदर सबसे पहले आपको अकाउंट को बाइफर्केट करना है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के अंदर, कि कितना बैलेंस सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर 25% और अनसिक्योर्ड पे 100% प्रोविजन आपको करना है। इसी तरीके से DB2 डाउटफुल 2 वाली जो कैटेगरी होती है, वहां पे सिक्योर्ड पे 40% और अनसिक्योर्ड पे 100% प्रोविजन करना है। इसी तरीके से डाउटफुल 3 की जो अकाउंट है उन पे 100% और अनसिक्योर्ड पे भी 100%।
तो आपको अनसिक्योर्ड पोर्शन पे तो आप निश्चित हो जाइए 100% प्रोविजन करना है। DB1 में 25%, DB2 में 40% और DB3 में 100% आपको प्रोविजन करना है। तो आपको मैंने क्या बताया, डाउटफुल के अंदर आपका सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि बैलेंस को आपको बाइफरगेट करना है कि कितना आपका जो सिक्योर्ड है और कितना आपका अनसिक्योर्ड है। और जो पोर्शन कवर किया जाएगा CGTMSC, ECGC, DICGC, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, जितना अमाउंट इसके अंदर कवर किया जाएगा उस पर कोई प्रोविजन नहीं करना है। जितना पोर्शन CGTMSC की गारंटी से कवर है, ECGC से कवर है, DICGC से कवर है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गारंटी है, तो वहां पे कोई भी प्रोविजन आपको नहीं करना है। उसके बाद लॉस एसेट की अगर मैं बात करूं, ये हमने किया डाउटफुल का, इसका एग्जांपल भी अभी करेंगे। लॉस एसेट के केस में आपको क्या करना है, 100% प्रोविजन करना है या फिर राइट ऑफ करना उसको मैंडेटरी है। आइए इसका भी एक जो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बैलेंस है 20 लाख का, मान लेते हैं बैलेंस है वहां पे 20 लाख का और सिक्योरिटी वैल्यू इज 10 लाख। 20 लाख का बैलेंस है, सिक्योरिटी वैल्यू इज 10 लाख। तो आप अनसिक्योर्ड कितना बच गया, अनसिक्योर्ड वहां पे बच गया 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 लाख। अगर मैं कहूं कि ये अकाउंट DF1 कैटेगरी के अंदर है तो इस पे जो है कितना प्रोविजन होगा, तो आपको पता है सिक्योर्ड के ऊपर जो है आपको कितना करना है 25%। तो सिक्योर्ड कितना है 10 लाख, इसका 25% आपको प्रोविजन कर देना है। और अनसिक्योर्ड पे कितना करना है 100%। अनसिक्योर्ड यानी 10 लाख है, उसका जो है कितना करना है 100%। इस तरीके से आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, बाइफरगेट करना है। और अगर यहाँ पे कोई अमाउंट जो है आपका DICGC गवर्नमेंट गारंटी से कवर है तो उसके ऊपर कोई भी प्रोविजन आपको नहीं करना है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म विलफुल डिफॉल्टर को डिस्कस करेंगे कि विलफुल डिफॉल्टर जो है क्या होता है। ए borrower इज विलफुल डिफॉल्टर इफ, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो पर्सन क्या होगा, विलफुल डिफॉल्टर होगा। हैज डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट डिस्पाइट कैपेसिटी टू रीपे, यानी उस पर्सन की पेइंग कैपेसिटी तो है लेकिन वो क्या करता है, अब पे नहीं करता है, जानबूझ के जो है डिफॉल्ट कर रहा है। हैज डाइवर्टेड या साइफन ऑफ फंड, या फिर क्या कर सकता है, वो डाइवर्ट कर दिया है उसने, फंड फंड को क्या कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है, यानी दूसरे अकाउंटों के अंदर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो या फिर साइफन ऑफ कर दिया है। साइफन ऑफ क्या करता है, जब कोई फंड जो है यूज कर लिया जाता है अनरिलेटेड टू बिजनेस एंड फंड आर नॉट अवेलेबल विद द बिजनेस, यानी वो बिजनेस के से अलावा और किसी एक्टिविटी के अंदर उसने पैसे को लगा लिया है तो उसको हम बोलते हैं साइफन ऑफ फंड। और अगर वो अमाउंट लोन के अमाउंट को यूज नहीं करता उस पर्पज के लिए जिसके लिए उसको लोन जो है दिया गया था, यानी वो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करता है अगर, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन। जिस पर्पज के लिए उसे दिया गया था अगर वो वहां पे यूज नहीं करता है तो हम उसको डाइवर्जन कहते हैं। या फिर वो फंड जो है बिजनेस के अंदर यूज नहीं करता या बिजनेस के अंदर उसका पैसा अवेलेबल नहीं है, दैट इज द साइफन। हैज यूज्ड फंड फॉर अदर पर्पज, हैज सोल्ड सिक्योरिटी विदाउट डिपॉजिटिंग प्रोसीड। ऐसा हो सकता है कि उसने जो है सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी हो बिना जो है हमारे पास डिपॉजिट का प्रोसीड जमा करवाए हुए। डिक्लेयर ओनली आफ्टर बैंक ड्यूज प्रोसीजर, तो एक पर्सन को विलफुल डिफॉल्टर जो है
वो बैंक के जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, कमेटी के रिव्यू, नोटिस और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही जो है उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते हैं। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने दोनों सेशन अटेंड कर लिए हैं, एनपी का फर्स्ट और सेकंड, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A loan account remain classified as substandard for how long after becoming NPA? कितने टाइम के लिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है? ऑप्शन ए 6 मंथ के लिए, बी 12 मंथ के लिए, या फिर सी अप टू 18 मंथ, या फिर डी अप टू 24 मंथ, या फिर ई अप टू 36 मंथ। ये हमने बहुत बार रिपीट किया है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही आंसर दोगे, और इसका सही आंसर है 12, कि एक अकाउंट जो होता है सब स्टैंडर्ड के अंदर 12 मंथ तक रहता है। नेक्स्ट, व्हेन एन एनपीए रिमेन इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स इट बिकम, तो फिर जो है किस कैटेगरी के अंदर वो चला जाता है? स्टैंडर्ड एसेट के अंदर, या डाउटफुल एसेट के अंदर, या लॉस के अंदर, या राइट ऑफ, या SMA-2 अकाउंट के अंदर। यानी कोई अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने से ज्यादा रह जाता है तो वो किस अगली कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी डाउटफुल एसेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए लोन दैट हैज रिमेन एनपीए फॉर मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर इज क्लासिफाइड एज। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, सब स्टैंडर्ड, या लॉस एसेट। तो इसका राइट आंसर होगा डाउटफुल 1, क्योंकि देखिए सब स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो रहेगा 1 साल तक, और फिर डाउटफुल 1 के अंदर 1 साल रहेगा, तो 2 साल तक का जो अकाउंट होगा वो डाउटफुल 1 कैटेगरी के अंदर कहलाएगा, क्योंकि 1 साल का पीरियड इसको डाउटफुल 1 में हो गया और 1 साल का पीरियड जो है सब स्टैंडर्ड के अंदर हो गया। तो 2 साल तक के पीरियड के अकाउंट को क्या बोलेंगे हम? डाउटफुल 1। Next, when an account remain NPA for more than 2 year but up to 4 year, it is classified as। मैंने आपको एक 1 पेज स्क्रीन दिखाई थी, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। कोई अकाउंट 2 साल से ज्यादा लेकिन 4 साल तक एनपीए रहता है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर जो फॉल करेगा? डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, सब स्टैंडर्ड, या लॉस एसेट के अंदर। और इसका राइट आंसर है डाउटफुल 2 कैटेगरी के, क्योंकि कोई भी अकाउंट 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक अगर डाउटफुल कैटेगरी के अंदर रहता है, अप टू 3 ईयर, तो DF2 के अंदर आता है, तो 3 साल यहाँ पे ये हो गए और 1 साल सब स्टैंडर्ड का, तो 4 साल तक का कोई अकाउंट अगर एनपीए के अंदर है तो डाउटफुल 2 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, a loan that remain NPA for more than 4 year is classified as। देखते ही आंसर दे पाएंगे आप। 4 साल से ज्यादा कोई अकाउंट एनपीए रह गया तो वो किस कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा? डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, सब स्टैंडर्ड, या लॉस एसेट। और सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है कि DF3 के अंदर इस अकाउंट को कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट, एन एसेट इज क्लासिफाइड टू लॉस। एक अकाउंट को जो है लॉस एसेट कंसीडर किया जाएगा कब? इफ इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर 180 days, या सिक्योरिटी वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, या अकाउंट इनएक्टिव फॉर 2 ईयर, या स्टॉक स्टेटमेंट नोट रिसीव्ड फॉर 6 मंथ, या लोन नोट रिन्यू फॉर 1 ईयर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिक्योरिटी वैल्यू जो है लेस देन 10% रह जाए आउटस्टैंडिंग का, तो यानी अगर किसी वजह से लॉस हो जाता है और सिक्योरिटी वैल्यू जो है 10% से कम रह जाती है, तो उस अकाउंट डायरेक्ट
लॉस एसेट के अंदर कंसीडर हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था, अगर वहां पे 10%, अगर उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम रह जाती है तो डाउटफुल में चला जाता है, और अगर उसकी वैल्यू सिक्योरिटी की वैल्यू, अगर सिक्योर्ड बैलेंस की वैल्यू 10% से कम रह जाती है तो लॉस में जाएगा, और लेस देन 50% जाती है तो डाउटफुल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the realizable value of security is between 10 to 50 of the outstanding, the account should be, यानी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से लेके 50% के बीच में रहेगी, तो वो अकाउंट कौन सी कैटेगरी में ट्रांसफर होगा? सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस या राइट ऑफ? पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी का सेकंड पार्ट है ये। तो हमारा अकाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा डाउटफुल कैटेगरी में, यानी जहां 10% 50% से कम सिक्योर्ड बैलेंस रह जाएगा वो अकाउंट डाउटफुल में हो जाएगा, और जहां पे हमारा सिक्योर्ड बैलेंस 10% से कम रह जाएगा तो डायरेक्ट लॉस चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, फॉर लॉस एसेट बैंक शुड, लॉस एसेट में बैंक को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड 25%, ये प्रोविजन की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो है कितना प्रोविजन जो है आपको करना पड़ेगा लॉस एसेट के अंदर? 25%, 50%, सी ऑप्शन 75% या 100%, या राइट ऑफ कीजिए, या फिर प्रोवाइड नथिंग इफ सिक्योर्ड, अगर सिक्योर है तो कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर आएगा डी, 100% प्रोविजन करना पड़ेगा या फिर इसको राइट ऑफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ए नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट इज 0.25%, 0.40%, 0.75% या फिर डी 1% या फिर ई 2%। आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जैसा कि आपने अगर स्टैंडर्ड के अंदर पहली स्क्रीन आपने देखी हो तो इसका आंसर रहेगा 0.4%। सभी नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर, अदर अकाउंट की जो बात थी, क्योंकि अगर यहाँ पे या तो डायरेक्ट पूछेगा, फार्म क्रेडिट का पूछेगा, एमएससी का पूछेगा, टीजर लोन का पूछेगा, या फिर अलग अलग तरीके की कैटेगरी का डायरेक्ट पूछेगा, अदरवाइज जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट के अंदर प्रोविजनिंग 0.40% होती है। प्रोविजनिंग फॉर डायरेक्ट एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई, यहाँ पे एमएसएमई नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जो है एमएसई आएगा। The provisioning for direct agriculture and MSC standard account is कितना परसेंट रहेगा? 0.25%, 0.40%, या फिर सी 0.75%, या फिर डी 1%, या फिर ई 2%। अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली कर पाएंगे, और राइट आंसर इज 0.25%। डायरेक्ट एग्रीकल्चर यानी फार्म क्रेडिट के अंदर डायरेक्ट अगर कोई प्रोविजनिंग करनी है, और एमएससी आएगा ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर, स्टैंडर्ड अकाउंट में आपका प्रोविजन रहेगा 0.25%। नेक्स्ट, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर हाउसिंग लोन टीजर रेट का जो है प्रोविजनिंग कितना रहेगा? मुझे लगता है आप देखते ही आंसर कर पाएंगे, और राइट आंसर इज 2%। टीजर लोन वो लोन होते हैं जहां पे स्टार्टिंग में हमारा जो है इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और बाद में उसका ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा प्रोविजन आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट, द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट सीआरई रेजिडेंशियल लोन के अंदर आपका जो है कितना प्रोविजन रहेगा, ये आपको बताना है। 0.25%, 0.40%, 0.75% या 1% या 2%। और इसका राइट आंसर इज 0.75%, क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए है। नेक्स्ट, द प्रोविजनिंग फॉर रीस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड अकाउंट में प्रोविजनिंग कितनी रहेगी? 0.40%, 1% या सी ऑप्शन 2% या डी ऑप्शन 3% या ई ऑप्शन 5%। और आपका राइट आंसर इज
5%, क्योंकि रिस्ट्रक्चर जो लोन होते हैं उनमें हमारा और ज्यादा रिस्क रहता है, इसलिए वहां पे ज्यादा प्रोविजनिंग रहेगी, दैट इज 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द प्रोविजनिंग फॉर ए सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट। जैसा कि आपको पता है सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, आपको बाइफरगेट सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड नहीं करना है। आपको बिगनिंग से ही जो, अगर उसके अंदर सिक्योरिटी लेस देन 10% है तो अनसिक्योर्ड में आएगा, अगर बिगनिंग से सिक्योरिटी 10% से ज्यादा है तो सिक्योर्ड के अंदर आएगा। तो आपको बताना है सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट के अंदर कितनी प्रोविजनिंग आपकी रहेगी। हमने पीछे जो है एक एग्जांपल भी इसके अंदर डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, और इसका राइट आंसर इज 15%। सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड के अंदर आपका प्रोविजनिंग का रेट रहेगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द प्रोविजनिंग फॉर ए सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड एसेट के अंदर जो है कितना रहेगा। स्टैंडर्ड के अंदर 15% था, अब देखिए सब स्टैंडर्ड में कितना रहेगा, 10%, 15%, 20%, 25% या 40%। और आपका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे 25%, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी सिक्योर्ड के अंदर आपका 15%, अनसिक्योर्ड में 25% और इंफ्रा में कितना था, 20%। द प्रोविजनिंग फॉर अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टैंडर्ड एसेट इज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द प्रोविजनिंग ऑन डाउटफुल वन सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजनिंग कितनी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डाउटफुल के अंदर आपको बाइफरकेट कर लेना है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन के अंदर। डाउटफुल 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर सिक्योर्ड पे अलग था, अनसिक्योर्ड पे अलग था। तो आपको बताना है डाउटफुल 1 के सिक्योर्ड पोर्शन पे कितनी प्रोविजनिंग रहेगी, और इसका राइट आंसर इज बी, 25% ऑफ रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द प्रोविजनिंग ऑन डाउटफुल 2 सिक्योर्ड पोर्शन पे कितनी रहेगी, दैट इज 40%। देखिए पहले था 25%, DB2 के अंदर 40%, DB3 के अंदर 100%। नेक्स्ट, द प्रोविजनिंग ऑन डाउटफुल 3 सिक्योर्ड पोर्शन इज 100%। डाउटफुल 3 के सिक्योर पोर्शन पे 100% रहता है और अनसिक्योर पोर्शन पे भी क्या रहेगा, 100%। थैंक यू ऑल। अगर आप सब लोगों को ये सेशन जो है बेनिफिशियल लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। आपका सजेशन और फीडबैक का ऑलवेज वेलकम करते हैं। योर एवरी कमेंट, फीडबैक मैटर फॉर मी। टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।